सीपी राय जी, आज प्रधानमंत्री की स्पीच को क्या आपको लगता है कि वाकई उन्होंने देश की समस्याओं को आंकड़ा रहित जो जिस प्रकार से उन्होंने अपने लिए, और सतीश सर ने जो सवाल उठाया है बिल्कुल वाजिब सवाल है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को जो 3 दिनों का समय मिला उसमें घेर पाने में उस तरह से सफल दिखाई नहीं देता है जिस तरह से उसको होना चाहिए था। जनता के बीच राहुल गांधी की स्पीच गई है कि मौसम सोक्ड स्पीच है, उसके काफी अच्छी स्पीच गौरव गोगोई ने दी थी। फारूक साहब भी ठीक ठाक बोल रहे थे विपक्ष की तरफ से। लल्लन सिंह ने पूरी महफिल लूटी विपक्ष की। और भारतीय जनता पार्टी ने कल फर्स्ट हाफ में स्मृति ईरानी के स्टेटमेंट के बाद जिस तरह से वो बैकफुट पर दिखाई दे रही थी, वो कांपती हुई स्मृति ईरानी जो दिख रही थी, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लग रहा था कि अब पिछड़ रही है। शाम होते होते अमित शाह की स्पीच के दरमियान जिस तरह राहुल गांधी की टोका टाकी हुई, विपक्ष टोका टाकी भी अमित शाह की नहीं कर पाया। क्या आपको लगता है कि संसद में इस तरह से व्यवहार करके, जब लाइव फुटेज हो रही है, पूरा देश देख रहा हो, क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने वाकई भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को घेरने का काम किया है, और प्रधानमंत्री ने क्या आज वाकई स्कोर किया है, या जनता के समक्ष अपनी सरकार को खुद ही एक्सपोज करने का काम किया है? अभिषेक जी, शीतल जी ने काफी कुछ ब्यौरा दे दिया पूरे प्रधानमंत्री के भाषण का। गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव ठीक से पेश करने की कोशिश की, लेकिन ये ठीक है, मैं सतीश के सिंह साहब की बात से सहमत हूँ कि चुनाव के आखिरी साल में कुछ, कोई लगता और भी कोई बातचीत चल रही है जिसकी आवाज आ रही है यहाँ पर। कोई बातचीत नहीं चल रही है, आप बोलिए। तो सतीश के सिंह साहब की बात से सहमत हूँ कि चुनाव से जस्ट पहले आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, वो केवल मणिपुर नहीं हो सकता है। ठीक है, मणिपुर बड़ी घटना है, पूरी दुनिया उसको देख रही है और उसका केंद्र बिंदु वो हो सकता है, लेकिन उस केंद्र बिंदु के आसपास सरकार की सारी विफलताएं, सारे झूठ, सारी गलतियां, लेटेस्ट अभी आ गया कितना 7.5 लाख कितने वो जो स्वास्थ्य वाला कि एक ही फोन नंबर पर सारे लोग उसमें दर्ज है, बिल्कुल ताजा आया है ये। तो ये सरकार झूठ और बेईमानी पर पूरी तरह टिकी हुई है, आंकड़ेबाजी, झूठे आंकड़ों पर। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात सतीश सर की भी बिल्कुल सही है कि जो आप और हम उठा रहे हैं सदन में नहीं उठाए गए। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को जो जजमेंट दिया था चुनाव आयोग को लेकर के कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे, सीजेआई को बाहर करने वाला बिल लाया गया है। विपक्ष ने चर्चा नहीं की। कहना चाहता हूँ वही आप बोलने लगोगे तो आपके सवाल का मतलब क्या रहा फिर? नहीं, आप बोलिए। फिर तो मैं कुछ बोलने नहीं दिया आपने। जी, नहीं बोलिए। डिस्टर्ब हो जाता पूरा मामला एकदम हम लोग। तो प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में जो सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी की गई है, ये बड़ी खतरनाक टिप्पणी है, और उसी के साथ साथ एक अध्यादेश भी ले आए हैं वो कि चुनाव आयोग में अब तक सर्वोच्च न्यायाधीश रहा करता था, उसको निकाला जा रहा है, उसकी जगह मंत्री लाया जा रहा है। इस तरह का एक प्रयास अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश में किया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस थे, वर्तमान केंद्रीय जो चीफ जस्टिस है भारत सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने भी एक कमेटी में इसी तरह का प्रयास किया था और अंत में उनको पीछे हटना पड़ा था और बड़ी लानत मलानत हुई थी। इसका क्या होगा, इसका भी देखना पड़ेगा, इसके टेक्निकल पॉइंट को समझना पड़ेगा कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, या सदन सर्वोच्च है, वो जो करना चाहेगा वो कर लेगा, और एक नई तरह की परंपरा आ जाएगी। सदन अब जिन परंपराओं को बनाया गया था निष्पक्षता के लिए, उनको भी खत्म कर देगा। खैर, मैं बात ये कह रहा था, शीतल भाई आपको याद होगा कि एक समय विपक्ष में बहुत कम सांसद थे और जनता पार्टी के केवल 12 सांसद शायद थे, मुझे जहां तक याद आ रहा है। मधु दंडवते साहब उसके नेता हुआ करते थे, सिर्फ 12 सांसदों के नेता, और विपक्ष में भी बहुत कम सांसद थे, और 12 सांसदों के नेता होकर के भी मधु दंडवते साहब अघोषित रूप से संपूर्ण विपक्ष के नेता हुआ करते थे। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा विपक्ष राष्ट्रपति भवन जाता था या सारे मसले उठाता था, और वो थोड़ी संख्या भी सरकार के लिए बड़ी ही एक तरह से एक स्पीड ब्रेकर का काम करती थी। वो संख्या कम जरूर थी लेकिन बड़ी प्रभावशाली थी। मैं, चूंकि आपने दूसरे रूप में मुझे बैठाया है, मैं भी निराश हूं। वो तमाम सरकार की असफलताएं, इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार, तमाम बेईमानियां, उन चीजों को लेकर के बहुत धारदार हमला हो सकता था। चूंकि जब ये अविश्वास प्रस्ताव जब आता है,
इसमें लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका भी गौण हो जाती है। उसको टोका टाकी का बहुत मौका नहीं होता, इसके कोई शब्द स्पंज नहीं किए जाते, इसमें कहीं कोई लाइन निकाली नहीं जा सकती। आपको अपने समय का पूरा बोलने का उपयोग करने का आपको पूरा अधिकार है। पूरा विरोध जबकि इंडिया बन गया है, ये आपस में बैठ करके और कुछ सीनियर लोगों को बैठा के निर्णय ले सकता था। अधीर रंजन चौधरी साहब के साथ दिक्कत है, उनको भाषा की दिक्कत है, लेकिन खैर उस अवसर से वो तो चूका, लेकिन देश भी एक बड़े अवसर से चूक गया है। तमाम असफलताओं और अक्षमताओं की सिद्ध हो जाने के बावजूद, जिसके बारे में मैंने 16 मई 2014 को कह दिया था कि भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है, वो सिद्ध हो चुका है। लेकिन आज फिर से प्रधानमंत्री ने बहुत ही हल्का अपने को सिद्ध किया है। बहुत हल्की बातें उन्होंने कहा आज, और बहुत छोटी ओछी बातें कहा। आज अवसर ऐसा था, एक तरफ जहां मानवता की गरिमा गिर रही, उसके तार तार हो रही हो, जहां स्त्रियों पर इतना आक्रमण हो रहा हो, एक जगह पर दो सेनाओं में दो समाज बट गया हो मणिपुर में, और दोनों सेनाएं कहीं न कहीं से हथियार उपलब्ध वो प्राप्त करके और आत्मरक्षा करने में लगी हुई हो, एक प्रदेश इस कदर बट गया हो और उसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट के दूसरे प्रदेशों में दिखलाई पड़ रहा हो, जो कि सिर्फ चिकन नेक से जुड़ा हुआ है भारत के साथ। वरना एक छोटे से चिकन नेक को अगर निकाल दें, उसको कोई अलग करते तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। चीन हमारे सामने एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और चीन के लिए कमजोर पॉइंट हमारा हो सकता है नॉर्थ ईस्ट का कमजोर होना, या नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरह का विघटन होना, या वहां कमजोरी होना। उतने गंभीर मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने गंभीरता नहीं दिखा करके मेरी 16 मई 2014 की बात को एक बार फिर सही सिद्ध किया है। यद्यप पूरा आरएसएस का भोंपू, वो चाहे मीडिया के रूप में बैठा हो या जनता के रूप में बैठा हो, पूरा गाएगा, पूरा बजाएगा इनके बारे में, लेकिन समझदार लोग आज समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बुरी तरह निराश किया है। ये भाषण देने की जगह नहीं थी चुनाव का भाषण देने की। आज बेहतर ये होता प्रधानमंत्री, खैर उन्होंने, आपको ध्यान होगा जब पुलवामा हुआ था तब भी याद होगा, पुलवामा होने के बाद विरोध के सारे नेताओं ने कहा ये इस वक्त दुख की घड़ी है, इसलिए इस वक्त हम लोग कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे और हम शोक में शामिल हैं। लेकिन उसी दिन प्रधानमंत्री अपना एक शूट करवा रहे थे, अपनी फोटोग्राफी करवा रहे थे, और उसके अगले दिन चुनाव की सभाओं में लग गए थे। विरोध के नेता उन सिपाहियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए शोक में शामिल थे, और प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार में उसी समय लग गए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह अलग बात है कि चुनाव प्रचार के मंच पर उन्होंने सिपाहियों के उनके फोटो को इस्तेमाल किया, जो बहुत बड़ा अपराध है। फौज की वर्दी में किसी के फोटो को अपने चुनाव की सभा में इस्तेमाल करना, यह देश के साथ विश्वासघात है, यह सेना के साथ विश्वासघात है। और प्रधानमंत्री ने तब यह किया था, और पुलवामा का लहर बना करके संघी मीडिया और संघ ने जो माहौल बनाया वो बनाया। आज मौका ये था, प्रधानमंत्री अगर समझदार प्रधानमंत्री होते, प्रधानमंत्री अगर सचमुच प्रधानमंत्री होते, अभी तो समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री यह है कोई और, इनको चलाता कौन है, इनके भाषण लिखता कौन है, इनको डिक्टेट कौन करता है, इनकी आर्थिक नीतियां कौन तय करता है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी इनके राजनीति कौन तय करता है, डिक्टेट कौन करता है, वो अभी तक पता नहीं चल रहा है। आज प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री होते, एक क्षण को भी उनका दिल होता कहीं, अगर उनके अंदर आत्मा होती भारत की प्रति उनकी चिंता होती, मानवता के प्रति चिंता होती, महिलाओं बहनों के प्रति चिंता होती, तो शायद आज वो ये कहते कि चलिए देरी हो गई, कोई बात नहीं, आइए हम लोग मिलकर चलते हैं, चलिए एक डेलीगेशन लेकर चलते हैं और सारे लोग मिलकर चलते हैं वहां मणिपुर, और हम लोग उस क्षेत्र में निकल पड़ेंगे जहां घटनाएं घट रही हैं, और तब लौटेंगे जब वहां शांति हो जाएगी। तो शायद आज हम भी मान लेते कि यह देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन आज ये देश का प्रधानमंत्री नहीं लगा, ये कोई आरएसएस का प्रचारक लगा, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का टचपूजिया नेता लगा, या भारतीय जनता पार्टी का थर्ड ग्रेड कोई प्रवक्ता लगा मुझे आज। ये बहुत अफसोस की बात है, और लगातार मैं शर्मिंदा हूं अपने प्रधानमंत्री को इस रूप में देख करके। कुछ चीजों का जिक्र आपने कर दिया, विक्रमादित्य से लेकर तमाम बातों का, लगातार शर्मिंदा किया इस आदमी ने देश को, दुनिया के दूसरे देशों में भी शर्मिंदा किया है। खैर दुनिया के दूसरे देशों में तो शीतल भाई ने जिक्र कर दिया कि किस कदर इनकी आलोचना हो रही है। आज पूरी दुनिया से कटे हुए हम लोग, पूरी दुनिया से हमारे संबंध बिगड़ चुके हैं। जो हमारे आसपास के हमारे पड़ोसी देश हमारे छोटे भाई के रूप में रहते थे, हमारे ऊपर आश्रित रहते थे, जिनकी विदेश नीति भी हम तय करते थे, जिनकी सुरक्षा हम करते थे, वो हमको चेतावनी देने लगे। नेपाल की हैसियत हो गई है कि वो सीमा तय करने लगा हमसे, और वो कहने लगा है कि पाकिस्तान आपके बीच में हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं।
और इसी तरह की तमाम घटनाएं हम अड़ोस पड़ोस से देख रहे हैं। तो अभिषेक जी, बहुत अफसोस की बात है, आज प्रधानमंत्री ने टोटल निराश किया है। एक बहुत ही थर्ड क्लास, वो संबित पात्रा टाइप के उसी का एक नया वर्जन संसद में देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी का एक नया वर्जन संसद में प्रधानमंत्री का चोला पहने हुए आज खड़ा हुआ था, और उसने बहुत निराश किया हम लोगों को। सीपी राय जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी हम आपसे लेंगे। राहुल गांधी की आक्रामकता का जिक्र उन्होंने किया। वाकई सत्ता पक्ष ने पिछले तकरीबन 10 सालों से 2013 से ही आप देखें, 56 इंच का सीना, 10 सिर काट के लाएंगे। आक्रामकता को लेकर जो माहौल पूरे देश में बनाया, वो आक्रामकता हिंसात्मक होती जा रही है देश में। राहुल गांधी को क्या परिस्थितियों ने आक्रामक बनाया, मजबूर किया गया कि सदन में आक्रामक होकर के वो बोले? आक्रामकता क्या वाकई लगता है कि संसदीय लोकतंत्र में अब आक्रामकता ही एकमात्र रास्ता रह गया है? जब ये हमेशा होता है, जो कमजोर होता है उसको चीखना पड़ता है। विपक्ष में संख्या की कमी है और उनको दबाया जाता है, कभी माइक बंद कर दिया जाता है, कभी बोलने नहीं दिया जाता, कभी उनको डिस्टर्ब किया जाता है, तो मजबूरी हो जाती है उस तरह बोलना। राहुल गांधी ने कल एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आज मैं दिमाग से नहीं बोलूंगा, आज मैं दिल से बोलूंगा। और उसके बाद उन्होंने नोमी का जिक्र किया। तो जब दिल से वो बोला उन्होंने, तो दिल से आक्रमण निकला, तो दिल से आक्रमण निकल गया। वो दिमाग से बोलते हो सकता कुछ और बातें बोलते, लेकिन दिल से बोला तो रामायण से लेकर के और सारी चीजों का जिक्र करते हुए, महाभारत हो सबका जिक्र करते हुए उन्होंने उनकी पिच पर वहां आक्रमण किया, जो पिच अब तक भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर बाकी लोगों को लाती थी, उसी पिच पर राहुल गांधी ने कल उनको घेरने का काम किया और सीधे सीधे कह देना कि तुम लोग देशद्रोही हो, देशभक्त नहीं हो, देश का ध्यान नहीं रखते हो। तो ये बड़ा आक्रमण का देश के पैमाने पर राहुल गांधी का कल गया है, और शायद इसीलिए उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। बार बार उनके ऊपर से कैमरा हटा दिया जा रहा था और कैमरा हटा के कोशिश की जा रही थी राहुल गांधी दिखलाई ना पड़े, सिर्फ आवाज सुनाई पड़े। तो सत्ता डरी हुई थी और उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं अमित शाह के भाषण में, मोदी के भाषण में, मोदी ने भी बार बार आक्रमण राहुल गांधी पे किया और कांग्रेस पार्टी पे किया। इसका मतलब है कि ये पूरा पक्ष डरा हुआ है, अब डर गया है। और नहीं डरा होता तो आप नोटिस ही क्यों लेते? सामने वालों को बात कहती आप चुप रहिए, अपनी बात कहते चले जाइए। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का नंबर 2 लगातार नोटिस लेकर के उन पर आक्रमण कर रहा है, इसका मतलब कि तीर निशाने पर लगा है और ये लोग डरे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात और जो कह रहा था कि जो 5-6 वक्ता अलग अलग लोग थे, उनमें बांट करके कुछ अलग अलग मुद्दे भी उठाए जाते तो मुझे अच्छा लगता। you